गुड मॉर्निंग। आज हमारा गणित विषय का निर्देशांक ज्यामिति का अगला भाग जो है उसके अंदर टॉपिक है हमारा समदूरस्थ। किन्हीं एक बिंदु से दो बिंदुओं की दूरी बराबर हो तो वह जो बिंदु हैं उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। किस प्रकार का प्रश्न है और कैसा आपको हल करना है उसको हम आज देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से क्या है समान दूरी पर स्थित हैं। कौन सा बिंदु? x अक्ष का। किन से? ये जो दो बिंदु दिए हुए हैं इन दोनों से x अक्ष की दूरी कैसी है? बराबर दूरी है। प्रश्न वाला जो अपने प्रश्न बनाएगा वो आपको x अक्ष की जगह y अक्ष का प्रश्न भी दे सकता है, या फिर आपको एक बिंदु देगा और दोनों में से किसी एक बिंदु के निर्देशांक में से एकाध पद को गायब करेगा, अज्ञात कर देगा, तो उसको भी पूछ सकता है। तो भी आपको ध्यान रखना है कि समान दूरी पर स्थित होने पर आपको प्रश्न कैसे हल करना है। ये जो प्रश्न का टॉपिक है हमारा समदूरस्थ होना, समान दूरी का होना, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको किस प्रकार से हल करेंगे उसको देखते हैं। हमारे पास निर्देशांक है दो बिंदुओं के। तो एक बिंदु है हमारे, इसको ए ले लेते हैं। तो ए के निर्देशांक जो एक रेखा के द्वारा मैं दर्शा रहा हूं और एक बी, ये दोनों बिंदु है हमारे पास। ए के निर्देशांक है -2 और -5 और बी के निर्देशांक है 2, -3। ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। आपको कौन से अक्ष से ज्ञात करना है? x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों से समान दूरी। तो मैं यहाँ पे एक बिंदु ले रहा हूं बीच में, जो यहां से भी दूरी उतनी है और यहां से भी दूरी उतनी है, मतलब बी बिंदु से और ए बिंदु से इन दोनों की दूरियां बराबर है। तो मैं यहाँ पे पी बिंदु लिख दिया और ये पी बिंदु कौन से अक्ष का है? x अक्ष का। इस पी बिंदु की ए से और पी बिंदु की बी से दोनों से दूरी कैसी है? बराबर है। तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पी बिंदु के निर्देशांक के लिए आपको पता है कौन से अक्ष का है? x अक्ष का। और x अक्ष का जब भी होता है तो उसके निर्देशांक आपको ध्यान रखना है, x को x की तरह ही लिखना है और y की जगह 0 लिखना है। कौन से अक्ष का होने पर 0 लगाना है? x अक्ष का होने पर कौन से जगह पर 0 लगाना है? y की जगह पर, क्योंकि x अक्ष के निर्देशांक x, 0 होते हैं और y अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0, y होंगे। जब भी y अक्ष का पूछेगा इसमें तो x की जगह 0 आएगा और यहाँ पे y प्राप्त होगा। ये आपको निर्देशांक ध्यान रखना है। अब AP की दूरी और PB की दूरी दोनों कैसी हैं? बराबर है। तो मैं यहाँ पे दोनों की दूरी बराबर की स्थिति में दर्शाता हूँ। AP बराबर PB, मतलब A से P की दूरी और P से B की दूरी, क्योंकि दूरी हमेशा दो बिंदुओं के बीच की ही ज्ञात कर सकते हैं। तो AP की दूरी और PB की दूरी कैसी है? समान दूरी है। क्यों? क्योंकि ये P बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा दूरी सूत्र जो है वो है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र। अब देखो दूरी सूत्र के अंदर दो दूरी ज्ञात करनी, एक तो AP की दूरी और एक PB की दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो आपको दोनों साइड में रूट की स्थिति रखनी पड़ेगी। इधर PB की दूरी, दोनों इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये हमारे AP है और ये है PB। दोनों की स्थिति को साथ में चलाना है, अलग अलग चलाने पर आपको लंबा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे AP की दूरी के लिए आपको ये दोनों निर्देशांक ही रखने हैं। तो x2 कौन सा होगा? x1 y1, x2 y2 का। तो आपको इन दोनों में ही काम करना है। तो सबसे पहले x2 कौन है? x, फिर माइनस कौन है? -2, तो ये क्या बन गया? +2, फिर 0 माइनस, यहां पे भी माइनस है तो क्या बन गया? प्लस। फिर अगली स्थिति में अब PB की स्थिति में जाना है तो आपको इस बिंदु को छोड़ देना है। अब P और B बिंदु को लेना है तो इन दोनों की स्थिति में चलाते हैं। तो क्या बनेगा? 2 लिखा, माइनस आया फॉर्मूले का। फिर कौन आएगा? x, क्योंकि x1 की स्थिति, प्लस माइनस के 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पे कौन? 0,
इस स्थिति में लिख दिया। अब आगे बढ़ने की स्थिति आई है, दोनों साइड में रूट है, यहाँ पे भी रूट है, बराबर के पहले भी और बराबर के बाद में भी रूट है, तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग करते ही रूट का चिन्ह क्या हो जाता है, हट जाता है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर रूट का चिन्ह क्या होगा, वर्ग हट जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग किया तो रूट का चिन्ह दोनों से हट जाएगा। अगर एक साइड में रूट होता है, एक साइड में रूट नहीं होता है, तब आपको दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो एक साइड से रूट का चिन्ह हटता है और दूसरी साइड में जाकर के वो स्क्वायर लग जाता है। तो यहाँ दोनों साइड से रूट हट गया। अब x प्लस 2 जोड़ तो नहीं सकते, x के अंदर 2 जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये चर राशि है, ये चर राशि है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्वसमीका का प्रयोग करना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है। तो इस कोष्टक को कैसे खोलेंगे, ये कोष्टक खोलने के लिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी जरूरी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक सर्वसमीका मैं यहाँ लिख रहा हूं। तो सर्वसमीका कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति से हम इन सर्वसमीका को खोलेंगे क्योंकि हम जोड़ नहीं सकते। तो a का मान कौन है, x, तो x का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर, तो b का मान कौन है, 2, और 2 का वर्ग 4, फिर क्या है 2ab का मतलब पहले 2 फिर इन दोनों का गुणा, तो 2 और x का गुणा 2x, तो 2x का गुणा फिर किससे करेंगे, 2 से और करेंगे, क्योंकि a और b का गुणा करना है फिर 2 से और गुणा करना है। तो a और b का गुणा हो गया 2x का गुणा फिर 2 से करेंगे तो 4x। ये पूरा का पूरा कोष्टक खुल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, a स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab दोनों का गुणा करके 2 से गुणा किया। फिर आगे बढ़ते हैं, 0 और 5 जोड़े तो 5 हो गए, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। फिर अगले बराबर की स्थिति, अब इस कोष्टक को भी आप घटा तो नहीं सकोगे क्योंकि 2 में से x नहीं घटता, तो आपको फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो a माइनस बी की स्थिति है, तो आपका जो कोष्टक खुलेगा तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर, तो a का मान कौन है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कौन है, x, तो x का स्क्वायर, फिर कौन है माइनस 2ab, माइनस लगाया और 2ab, तो 2 और x का गुणा 2x का गुणा फिर 2 से करेंगे तो 4x, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस थी सर्वसमीका में। अब यहाँ पे -3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -3, और -3 का फिर स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। -3 में से 0 घटाया -3 आया, और -3 का फिर क्या लगा हुआ, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा करेंगे। ये रूट के चिन्ह आपको कहाँ गए, तो यहाँ रूट का चिन्ह दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों साइड से हट गए हैं। ये सर्वसमीका हमने a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab से खोली, इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर किया, ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab से बना, फिर इन दोनों को घटा करके स्क्वायर किया। ऐसी स्थिति मिलने के बाद जिस पद के अंदर x की राशि दिखाई दे रही हो उनको बाएं पक्ष में ले लेंगे, और जो अचर राशि है उनको दाएं पक्ष में रख देते हैं। तो पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ही है और 4x यहाँ पे ही है। अब यहाँ पे x की राशि और कोई नहीं है, तो उस पक्ष में x की राशि प्लस के x स्क्वायर है, तो पक्षांतरण इधर करके लेके आएंगे बाएं पक्ष में, तो माइनस बनेगा, और माइनस के 4x इधर लाने पर प्लस 4x बन गया बराबर। अब है यहाँ पे 4 और 9 मिलके कितने हैं, 13। अब यहां से 4 प्लस 25 29 जुड़ के इधर गए दाएं पक्ष में, तो क्या हो गया, माइनस बन गए, क्या बन गए, माइनस। अब एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि एक में से एक कट गया तो 0 हो गया। ये 4x प्लस के हैं और ये भी 4x प्लस के, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 8x बराबर। अब 13 में से 29 घटेंगे तो माइनस के 16 आएंगे, कितने आएंगे, 16। फिर x के साथ 8 क्या कर रहे हैं, गुणा की क्रिया, गुणा की क्रिया, तो दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, भाग की क्रिया में जाएंगे, तो यहाँ पे कौन रहेगा, ओनली x, और 8 कहाँ गए, 16 के भाग में, कितनी बार भाग लगा, -2, तो ये हमें x का मान
प्राप्त हो गया। अतः P बिंदु के निर्देशांक कौन हुआ? अतः P के निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन होंगे? तो x की जगह कौन आ गया हमारा? -2, और y की जगह क्या था? 0 था ही, जो हमें प्राप्त हुआ। पुनः एक बार सवाल को समझेंगे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हमने दो बिंदु लिए, a वाले और b वाले। इससे एक बिंदु समान दूरी पर P ले लिया, जो कौन से अक्ष पे था? x अक्ष पे। तो x अक्ष पे होने पर क्या लिखा जाएगा? x, 0 निर्देशांक, क्योंकि y का मान 0 होगा। लेकिन y अक्ष का होगा तो 0, y लिखा जाएगा। फिर दोनों की दूरी कैसी थी? बराबर। तो दोनों को दूरी को बराबर की स्थिति में लिखा, a से p की और p से p की दूरी बराबर लिखी। फिर दूरी सूत्र का प्रयोग किया तो दोनों को बराबर की स्थिति में रखते गए, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो रूट के चिन्ह क्या हो गए? हट गए। लेकिन यहाँ पे x के अंदर दो नहीं जोड़ सकते तो हमने सर्वसमीका का प्रयोग किया, उससे खोला a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, फिर दोनों को जोड़ के स्क्वायर किया। फिर यहाँ पे सर्वसमीका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab से खोला और इसको भी जोड़ करके वर्ग किया तो हमें प्राप्त हुआ। फिर पक्षांतरण करने के लिए जो चर राशि थी उनको बाएं पक्ष में और अचर राशि को दाएं पक्ष में भेजा, तो हमने x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया तो 0 हो गया, और 4x प्लस 4x मिलके कितने हो गए? 8x। 13 में से 29 घटे तो -16 आए। फिर 8 के साथ x गुणा में था तो दूसरी साइड में भेजा तो भाग्य क्रिया में कितने प्राप्त हुए? -2। तो हमें P के निर्देशांक प्राप्त हो गए, x की जगह -2 लिख दिए और y की जगह 0 हो गया। तो इस प्रकार से हमने समदूरस्थ वाला सवाल किया है। तो समदूरस्थ के अंदर आपको x अक्ष का प्रश्न पूछा जाएगा, y अक्ष का प्रश्न पूछ सकता है। इसी प्रकार वो परीक्षा वाला आपको ध्यान रखना, ये दोनों बिंदु जो दिए हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं में से किसी एक जगह पर अज्ञात पद दे देगा, या तो k वगैरह दे देगा, और जब इन दोनों में से कोई भी पद अज्ञात देगा तो परीक्षा के अंदर आपको ध्यान रखना इस P बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए होंगे, तभी वो समदूरस्थ का सवाल हो सकता है। तो प्रश्नावली 9.1 के अंदर जो 3 सवाल है कंटिन्यू, जिसमें x अक्ष का सवाल, y अक्ष का सवाल, उसके बाद में जो सवाल है हमारा, उसके अंदर इन दोनों में से किसी अज्ञात पद का दिया हुआ होना है, तो उसको भी इसी विधि के द्वारा हल करेंगे तो हमें वो मान प्राप्त होगा। तो ये समदूरस्थ का सवाल था। इसके बाद हम अगला सवाल पढ़ते हैं, एक जो संरेख का है, तो उसको हम पढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है जिसको देखते हैं, वो प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 1, -2, 7 और 3, -3 संरेख है। तो सबसे पहले देखेंगे कि संरेख क्या होता है। ये पहले जो हमारा जो शब्द है उसको देखेंगे तभी हमें सिद्ध समझ में आती है, क्योंकि संरेख का अर्थ होता है कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जो होते हैं वो एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो वो संरेख होते हैं, और अगर एक ही सीधी रेखा में जो स्थित नहीं होते हैं तो वो संरेख बिंदु नहीं होते। जैसे ये बिंदु मान लीजिए, देखो ये एक बिंदु है, 2 बिंदु हैं, 3, ये तीनों के तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ये बिंदु कौन से होंगे? संरेख। लेकिन एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु है, तो ये बिंदु संरेख नहीं है। तो आपको सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है कि संरेख बिंदु से कभी भी त्रिभुज नहीं बनता है। क्या? त्रिभुज नहीं बनता। ये संरेख बिंदु तो आप त्रिभुज नहीं बना सकते, और इन 3 असंरेख बिंदुओं से त्रिभुज बना सकते। तो संरेख बिंदु से बनने वाला त्रिभुज कभी भी होता है, संरेख बिंदु की स्थिति आती है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, लेकिन असंरेख से एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो ये संरेख और असंरेख के अंदर क्या फर्क है कि 2 या 2 से अधिक बिंदु जो होते हैं वो एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो वो संरेख होते हैं, लेकिन अगर सीधी रेखा में स्थित नहीं हो तो असंरेख होते हैं। तो इसने पूछा क्या है? सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए की स्थिति है तो आपको संरेख ही लाके बताना पड़ेगा, ना कि असंरेख लाके बताना है। क्योंकि अगर पूछा होता कि बिंदु संरेख है या नहीं, तब तो आपको पता करना होता था कि संरेख है या नहीं, वो स्थिति अलग थी। लेकिन इसने तो पूछ लिया कि सिद्ध कीजिए कि संरेख है, तो ये बिंदु तीनों संरेख हैं, आपको सिद्ध करके बताना है। तो भी आपको क्या करना है? दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है, और संरेख की स्थिति में आपको कितनी दूरियां निकालनी है? 3 दूरियां निकालनी। जिस प्रकार से हम त्रिभुज के अंदर 3 दूरियां निकाल रहे थे, उसी प्रकार 3 दूरी इसके अंदर भी निकालते। तो हमारा टॉपिक शुरू करते, देखते हैं। बिंदु हम ए बिंदु ले लेते हैं, तो ए बिंदु के निर्देशांक है 1, 1 और बी के निर्देशांक है -2, 7,
और सी बिंदु के निर्देशांक है 3, -3। अब हम दूरी सूत्र लगाते हैं। तो हमारा दूरी सूत्र जो है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने दूरी सूत्र लगा दिया। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे ए बी की दूरी। किसकी दूरी ज्ञात करते हैं? ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए बी के अंदर आपको दो निर्देशांक है, x1 ये है और ये x2 है, ये y1 है, सॉरी x1 y1, x2 y2 की स्थिति है। तो आपको x2 लेना है और x1 लेना है। तो x2 और x1 लेंगे। तो सबसे पहले -2 लिखे, फॉर्मूले का माइनस लगाया, और x1 कौन? 1 प्लस, फिर y2 7 माइनस, आगे y1 1। पुनः आगे बढ़ते हैं, माइनस के 2 हैं और ये माइनस का 1 है, दोनों माइनस के हैं तो संख्या आपस में क्या होगी? जुड़ेगी। तो -2 और -1 मिलके माइनस के 3 हो गए, 7 में से 1 घट गया तो 6 हो गया। अब इनको आगे बढ़ा के चलते हैं तो -3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर कितना मिला? 9 मिल गया। और 6 का वर्ग करेंगे तो 45 मिले, सॉरी 36 मिले। 6 का वर्ग 36 और 9 का वर्ग 45। अब 9 और 36 को जोड़ेंगे तो हमें कितने मिल गए? 45 मिल गए। कितने मिल गए? 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। फिर दोनों को जोड़ दिए तो कितने मिल गए? 45। अब 45 को हम किस प्रकार से और सरल कर सकते हैं? तो 45 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 3 का भाग जाता है 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग, अब ये जोड़ा बन गया इनका, तो ये रूट से बाहर जाएगा। लेकिन ये अकेली संख्या है तो ये रूट के अंदर ही रहेगी। तो इसको हम 3√5 मात्रक लिख सकते हैं। इस प्रकार से 45 के और सरल कर सकते हैं। फिर हम दूसरी दूरी निकालते हैं। तो दूसरी दूरी है हमारी BC की दूरी। तो BC की दूरी, अब BC की दूरी निकालते हैं। तो x1 y1, x2 y2, तो x2 लेंगे सबसे पहले, 3 लिखे, माइनस लगाया, लेकिन आगे भी माइनस की स्थिति होने से क्या बन गया? प्लस बन गया। फिर -3 लिखेंगे और माइनस, फिर 7 है तो 7 लिख दिया। अब इनको घटाएंगे, जोड़ेंगे, 3 + 2 मिलके कितने हो गए? 5, और 5 का फिर स्क्वायर, माइनस के 3 और माइनस के 7 दोनों माइनस के हैं तो संख्या जुड़ जाएगी 10। 5 का वर्ग 25 और 10 का वर्ग 100, माइनस का वर्ग प्लस बन जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 125। अब 125 को और सरल करके देखते हैं तो क्या बनता देखेंगे। 5 का भाग 25 बार गया, फिर 5 का भाग, तो ये जोड़ा बन गया, रूट से बाहर आ गया। लेकिन 5 अकेले होने से रूट के अंदर रह गए, तो 5√5 मात्रक हमें प्राप्त हो गया। फिर हम तीसरी दूरी निकाल रहे हैं और वो तीसरी दूरी है AB की निकल गई, BC की निकल गई, तो अब है C और A की दूरी। तो AC या CA की दूरी, तो ये हम तीसरी दूरी निकाल रहे हैं। कौन सी दूरी है? C और A की। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर कौन? 3 प्लस 1 लिख दिया, माइनस, लेकिन यहां पे भी माइनस होने से क्या बन जाएगा? प्लस। अब 1 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे? -2। फिर आगे 1 + 3 4 हो गए, 2 का वर्ग 4, माइनस का स्क्वायर प्लस ही बनेगा, 4 का वर्ग 16, तो कितने प्राप्त हो गए रूट के अंदर? 20। अब 20 को हम सरल करके देखेंगे तो 2√5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 2√5। तो ये हमने
तीनों दूरियां ज्ञात कर ली। तो सरेख के अंदर सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न आता है तो आपको कितनी दूरियां निकालनी है? 3 दूरियां निकालनी है। तो हमने तीनों दूरियां निकाल दी। अब आपको ये देखना है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के अगर बराबर आता है तो वो बिंदु सरेख होंगे। तो आप दो भुजाओं की जोड़ करके देखेंगे तो जैसे 3√5 और 2√5 को जोड़ते हैं तो 5√5 के बराबर होंगे। तो बड़ी भुजा या फिर बड़ी भुजा का मान शेष दो भुजाओं के योग के बराबर है। बड़ी भुजा का मान शेष दो भुजाओं के योग के बराबर है। कहने का अर्थ हुआ कि किसी एक भुजा का मान जो है वो किन्हीं दो भुजाओं के योग के बराबर हो तो वो सरेख बिंदु होते हैं। तो 3√5 और 2√5 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर मिल रहे हैं? 5√5 के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो वो बिंदु सरेख हैं। अतः यह तीनों बिंदु सरेख हैं। और हमने काम को क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। इसलिए हमारा काम सिद्ध हो गया। तो हम इति सिद्धम लिखेंगे। तो सरेख वाले इस प्रश्न के अंदर आपको किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है? एक तो पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु सरेख हैं। तो आप क्या निकालोगे? तीनों दूरियां निकालोगे। फिर देखोगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो बिंदु सरेख हैं और हमने सिद्ध कर दिया। लेकिन प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि यदि बिंदु सरेख हैं तो कोई भी इनमें से एक पद अज्ञात दे देगा तो वो क्षेत्रफल की स्थिति होगी। जो हम आगे और सवाल क्षेत्रफल वाले प्रश्न को जब करेंगे तब समझ में आएगा कि सरेख की स्थिति होने पर उसमें अज्ञात पद होने पर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के सवाल को हम और आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, उसके बाद में उसको आलेख की विधि द्वारा निरूपित करना, साथ ही साथ त्रिभुज का प्रकार, चतुर्भुज का प्रकार, समदूरस्थ की स्थिति और सरेख की स्थिति को हमने आज तक पढ़ा है। इसके बाद हम अगले सवालों को अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे।